डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चन लेके आया हूँ। जीएस से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जो आज हम बताएंगे आपको विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स हमें पता है दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और दूसरे जो होते हैं वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील ये वाटर सॉल्युबल जो होते हैं बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के जो है फैट्स में घुलनशील हैं या सॉल्युबल हैं। तो इस तरह हम देखेंगे आज इनके टाइप्स ऑफ विटामिन्स और इनके केमिकल नेम, इनकी प्रॉपर्टी और इनकी कमी से होने वाले रोग। डिफिशियंसी डिसीज का मतलब है इनकी कमी से होने वाले रोग। प्रॉपर्टीज़ यानी इनसे हमें क्या मिलता है, क्या फ़ायदा पहुँचता है। केमिकल नेम पढ़ेंगे, रासायनिक नाम और विटामिन के नेम। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए हम जनरली लोग जानते ही हैं। विटामिन ए जो होता है प्राय आँखों से रिलेटेड माना जाता है। तो विटामिन ए इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। रेटिना हमें याद रखना, रेटिना आँख में होती है, तो रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल। ये जनरल हेल्थ गिविंग विटामिन है। जनरल एक सामान्य स्वास्थ्य देने वाला विटामिन है। जनरली आँखों से रिलेटेड माना जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है अगर इसकी कमी हो। विटामिन ए हमें मिलता है पपाया में मिल जाता है और कैरेट में, और इसके अलावा रेडिस में, इनमें हमें विटामिन ए मिल जाता है। फ्रूट्स में विटामिन ए मिल जाता है, जिनमें पपाया है, मैंगो है, ये इनमें ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी रात के समय सही नहीं दिखता है इंसान को, कलर पहचानने में दिक्कत आती है नाइट के समय, उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। यानी विटामिन ए से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ए जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन। इसका होता है B1। बी को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, इसलिए इसे बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं B1। B1 का रासायनिक नाम या केमिकल नेम है थायमीन। और विटामिन B1 जो है वो फॉर ग्रोथ, वृद्धि के लिए, फॉर ग्रोथ, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए और फंक्शनिंग ऑफ हार्ट के क्रियान्वयन के लिए। फंक्शनिंग ऑफ हार्ट यानी हृदय के क्रियान्वयन के लिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो जरूरी आवश्यक जो शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं जिनसे इंसान जिंदा रहता है, तो वो सभी मेटाबॉलिज्म होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी जरूरी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन B1 होता है। और फॉर ग्रोथ के लिए इसकी कमी से जो रोग होता है वो है बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। इसमें सही तरह से ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। इसके बाद है B5, विटामिन B5 इसका नाम है, केमिकल नेम है नाइसिन, NIACIN, नाइसिन। और इसकी प्रॉपर्टी है या इससे जो हमें फ़ायदा होता है फॉर हेल्दी स्किन, अच्छी स्किन चाहिए तो विटामिन B5 का यूज़ करना पड़ता है। और साउंड मेंटल हेल्थ के लिए भी विटामिन B5 का यूज़ होता है, साउंड मेंटल हेल्थ के लिए, यानी मानसिक शक्ति को बढ़ाने विटामिन B5 नाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी अगर कमी हो विटामिन B5 की तो पिलाग्रा नामक रोग हो जाता है। इसमें पिलाग्रा नामक रोग हो जाता है। इसके बाद है विटामिन B6। बी का ही एक और है B6, जिसका केमिकल नेम है पिरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन या पिरिडॉक्सिन। अब इसका क्या फ़ायदा होता है बॉडी में? प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स, ये शरीर में प्रोटीन का प्रोसेस करता है। जो प्रोटीन हमारे शरीर में जाती है तो प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन विटामिन B6। अगर B6 नहीं होगा तो हमारे में प्रोटीन का प्रोसेसिंग सही तरह से नहीं होगा, पचेगा नहीं। और फॉर नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र से संबंधित विटामिन B6 फॉर नर्वस सिस्टम और प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन के क्रियान्वयन के लिए विटामिन B6 बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है? कन्वर्जेंस इन चाइल्ड, बच्चे जो होते हैं अगर इसकी कमी हो तो सही तरह से उनमें ग्रोथ नहीं होती है, सही तरह से वो बढ़ते नहीं हैं। कन्वर्जेंस इन चाइल्ड, उनके नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। कन्वर्जेंस इन चाइल्ड विटामिन B6 की कमी से। पिरिडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है। इसके बाद है B12 का केमिकल नेम है, थोड़ा बड़ा नाम है, इसको हम टुकड़ों में याद कर सकते हैं। साइनेकोबाल्मिन इसका केमिकल नेम है। साइना मिर्जा याद रखो, साइनेकोबाल्मिन
साइनोकोबैलेमिन जो है इसमें क्या होता है, फॉर मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का परिपक्व करने में हेल्प करता है। कौन? B12। विटामिन B12 जो है आरबीसी यानी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनको मैच्योर करने में हेल्प करती हैं, और इसकी कमी से जो हो जाता है पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। पर्नीशियस एनीमिया एक तरह का एनीमिया है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है B12 की कमी से। इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी जो है हमारे एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। और इससे क्या होता है, दांत और मसूड़े और हेल्दी जॉइंट के लिए, जोड़ों को मजबूत करता है, गम को और टीथ को मजबूत करता है। तो उसके लिए अगर इसकी कमी हो तो स्कर्वी रोग हो जाता है, दांतों में खून वगैरह ब्लड आने शुरू हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। ये जो विटामिन सी है हमारे दांत, मसूड़े और जोड़ों को मजबूत करता है। विटामिन सी कमी हो तो स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। जैसे हमें पता है ये कैल्शियम जो होता है हड्डियों को मजबूत करता है, तो इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। फॉर नॉर्मल बोन्स एंड टीथ, इससे हमारी हड्डियां और दांत मजबूत सामान्य बने रहते हैं। विटामिन डी, अगर विटामिन डी हमारे में सही है उचित मात्रा में, हमारी बोन्स और टीथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। और इससे जो कमी हो जाए विटामिन डी की तो हमें रिकेट्स हो सकता है। और विटामिन डी का हमें पता है सबसे बड़ा स्रोत क्या है विटामिन डी का। विटामिन डी का जो स्रोत है वो है सन, सबसे बड़ा स्रोत है सन। इसके अलावा विटामिन ई की कमी से टोकोफेरॉल इसका केमिकल नेम है। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। इसके अलावा ये विटामिन जो ई है ये फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन में इसका विटामिन ई का योगदान होता है। सामान्य जो जनन में इसका इस्तेमाल होता है। रिमूव्स स्कार्स एंड रिंकल्स, ये हमारे शरीर के जो स्कार्स होते हैं, जो दाग धब्बे, उन्हें हटाता है विटामिन ई फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन। और इसकी कमी से स्टेरिलिटी हो सकता है। स्टेरिलिटी यानी बांझपन की बीमारी विटामिन ई की कमी से होती है। इसके बाद विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम है पाइलोक्विनोन। पाइलोक्विनोन, विटामिन के का केमिकल नेम है पाइलोक्विनोन। विटामिन के पाइलोक्विनोन। और फॉर नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त सामान्य थक्का रखने में, अगर चोट लगती है तो ब्लड का थक्का जम जाता है। अगर ब्लड का थक्का ना जमे और कंटिन्यू ब्लड बहता रहे तो इंसान मर जाएगा। यानी सामान्य ब्लड क्लॉटिंग के लिए पाइलोक्विनोन जो केमिकल नेम है विटामिन के का। और इसकी कमी हो तो हीमोफीलिया हो सकता है, यानी रक्तस्राव की बीमारी हो सकती है जिसमें रक्त निरंतर बहता रहता है और इंसान की डेथ हो सकती है। हीमोफीलिया हो जाता है विटामिन के की कमी से। इस तरह हमने कुछ विटामिन्स देखे और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में हमने जाना, जो किसी न किसी एग्जाम में आपको अवश्य मिलने जा रहा है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100%, एक या दो क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। ह्यूमन ब्लड के बारे में, जो ह्यूमन ब्लड में क्या क्या होता है, किस तरह ये काम करता है। तो ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, और जो ब्लड सेल्स होता है, रक्त कोशिका जो होती है, उसके 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। सबसे पहले देखते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स। रेड ब्लड कार्पसल्स यानी जिसको आरबीसी शॉर्ट में कहते हैं, इसका एक और नाम है इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड कार्पसल्स या इरिथ्रोसाइट्स, जिसका कि शेप होता है डिस्क की तरह। ये शेप होता है गोल गोल, जैसे डिस्क होती है, कोई डिस्क की तरह होता है शेप। इसमें कोई केंद्रक नहीं होता है। नॉन न्यूक्लियस, कंटेन्स पिगमेंट, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जो लाल रंग का होता है, कंटेन्स पिगमेंट हीमोग्लोबिन। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन विच गिव्स रेड कलर, जिसकी वजह से आरबीसी या रेड ब्लड कार्पल्स का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जिसकी वजह से आरबीसी रेड कलर की होती है और ये डिस्क शेप में होती है। इसके बाद है वाइट ब्लड कार्पसल्स या ल्यूकोसाइट्स। इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड कार्पसल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये जो होती है राउंडेड शेप में होती है, गोलाकार शेप में होती है, विद द न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस केंद्रक भी पाया जाता है और इसको हम सोल्जर्स ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम भी कह सकते हैं। यानी ये शरीर के रक्षक की तरह काम करती है। जैसे सैनिक होता है जो रक्षा करता है, उसी तरह ये सैनिक की तरह इनको बॉडी डिफेंस सिस्टम भी कहा जा सकता है। सोल्जर की तरह ये डिफेंस देती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स।
प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। इसका मुख्य काम होता है रक्त का थक्का जमाना। तो हेल्प द ब्लड टू क्लॉट, रक्त का थक्का जमने में मदद करती है। अगर कहीं चोट लगती है, अगर लगातार खून बहे तो इंसान मर जाएगा, तो उसका थक्का जमाती है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स और जो हेल्प द ब्लड टू क्लॉट। अब ये जो तीनों में एक कॉमन बात है, ये तीनों जो कहाँ बनती हैं, इन तीनों का जो इजाद होता है, ये तीनों जो बनती हैं रेड बोन मैरो में बनती हैं। ये तीनों जो बनती हैं रेड बोन मैरो में बनती हैं, जिसको लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। ये रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। ये तीनों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों ही रेड बोन मैरो में बनती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। भौगोलिक खोजें जिनका कि दुनिया पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, उन खोजों से वो दुनिया में अमर हो गए थे। और ये प्रश्न इनमें से एक आपको जीडी के किसी ना किसी शिफ्ट के पेपर में आपको अवश्य मिलेगा। इसके अलावा इसके अतिरिक्त भी कई एग्ज़ाम में इस तरह के ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसको सीरियसली आप इसको गंभीरता से इसको लें और समझें। तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ डिस्कवरीज और उनके डिस्कवरर। तो सबसे पहले अमेरिका की जो खोज की थी सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सबसे पहले अमेरिका की खोज की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस। इसके बाद है सी रूट, समुद्री मार्ग से भारत पे आने वाला, जो केप ऑफ गुड होप से भारत आया था समुद्री मार्ग से। सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप, वो था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा सबसे पहले समुद्र के मार्ग से केप ऑफ गुड होप से होता हुआ भारत में आया था, वो था वास्को डिगामा। इसमें ये भी पूछ सकते हैं वास्को डिगामा किस रूट से भारत आया था, वो था सी रूट। इसके अलावा किस जगह से आया था, केप ऑफ गुड होप से आया था। इस तरह ये कई क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और नेक्स्ट है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है उसकी सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी थी सोलर सिस्टम की, वो करी थी कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम की खोज सबसे पहले की थी। इसके बाद प्लैनेट्स यानी ग्रहों की खोज जो की थी केपलर ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। साउथ पोल की जो डिस्कवरी की थी अमुंड सेन ने की थी। साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव की जो खोज की थी अमुंड सेन ने की थी। इसके बाद है नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरे। उत्तरी रा यानी रॉबर्ट पियरी। इस तरह हम याद रख सकते हैं, उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। रॉबर्ट रा आएगा, इंग्लिश में आर आएगा, ऐसी नॉर्थ में आर आ रहा है और रॉबर्ट में आर आ रहा है। तो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी और साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव की खोज अमुंड सेन ने की थी। इसके बाद चाइना की जो डिस्कवरी करी थी वो की थी मार्को पोलो ने। चाइना की जो खोज की थी मार्को पोलो ने की थी। मारो पेलो याद रखो, चाइना ने पूरी दुनिया को बहुत मारा पेला कोरोना फैला के, तो मार्को पोलो ने चाइना की खोज की थी। और इसके बाद नेक्स्ट है हडसन बे की खोज की थी गोबोट सेबेस्टियन ने। गोबोट सेबेस्टियन जो थे जिन्होंने हडसन बे यानी हडसन की खाड़ी की खोज की थी, गोबोट सेबेस्टियन। गोड याद रखें, गोबोट याद आ जाएगा, जब ऑप्शन आपको दिखेगा तुरंत याद आ जाएगा। गोबोट सेबेस्टियन ने हडसन की खाड़ी की खोज की थी। इसके बाद है सेलर ऑफ द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया की यात्रा करी थी नाव पे बैठ के, यानी नाविक था, यानी नाविक एक था जिसने पूरी दुनिया की नाव के द्वारा खोज की थी, पूरी दुनिया में वो घूमा था, वो था मैगेलन ने पूरी वर्ल्ड घूमा था नाव के द्वारा, यानी एक ग्रेट नाविक था, महान नाविक था जिसने पूरी दुनिया नाव में ही नाप ली थी, यानी मैगेलन, वो था मैगेलन। इसके बाद है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसकी जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उसकी खोज की थी एडमंड हिलेरी ने। इसके अलावा एक नेपाल के थे तेंजिंग नोर्गे, वो भी इनके साथ थे। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी दोनों ने मिलकर माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले ये चढ़े थे। इसके बाद फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन मून पर पहला कदम रखने वाला इंसान कौन था। चंद्रमा पर प्रथम बार पैर रखने वाला, सबसे पहले पहुंचने वाला इंसान था अमेरिका का नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म थे इसलिए बेचारे नील पहुंच गए, कहाँ पर, चांद पे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन मून। इसके बाद देखेंगे तस्मानिया आइलैंड।
तस्मानिया द्वीप की खोज किसने की थी? तस्मानिया आइलैंड की खोज की थी तस्मान ने। आसान है, तस्मानिया की खोज करी थी तस्मान ने। इसके बाद है केप ऑफ द गुड होप, जिस रास्ते से जो वास्को डी गामा भारत आया था, तो उस केप ऑफ द गुड होप की खोज किसने की थी? वो की थी बॉर्थो रोमियो डेस। रोमियो याद रखो, रोमियो डेस, बॉर्थो रोमियो डेस, बॉर्थो रोमियो डेस वाज द डिस्कवरर ऑफ केप ऑफ द गुड होप। केप ऑफ द गुड होप की डिस्कवरी जो की थी बॉर्थो रोमियो डेस ने केप ऑफ द गुड होप की खोज की थी, जहां से आए थे वास्को डी गामा इंडिया में सी रूट से होते हुए। तो बॉर्थो रोमियो डेस, रोमियो याद रखना, केप ऑफ द गुड होप की इन्होंने डिस्कवरी की थी। इस तरह हमने कुछ आपको महत्वपूर्ण भौगोलिक कुछ खोजें बताई जो आपको कंपटीशन में किसी भी जिस एग्ज़ाम में आप बैठेंगे उसमें ज़रूर मिलेगा। जीडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, रनिंग में है, तो इसलिए इन क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें और याद कर लीजिए और इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए अगर अच्छा लगा हो। आज मैं आपको साइंस की कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांचेस बताऊंगा जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको अवश्य मिलेंगी, चाहे वो जीडी हो, चाहे इससे ऐसी तरह के कई अदर कंपटीशन हो जिनमें आपको ये जीएस के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा एनडीए वगैरह में भी जीएस के इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कौन कौन सी यहाँ पर हमने बताई हैं। पहला है साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स भी कहते हैं, एयरप्लेन्स भी कहते हैं। अमेरिका में एयरप्लेन्स कहा जाता है, ब्रिटेन में एरोप्लेन। तो साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एयरप्लेन्स यानी जो एरोप्लेन उड़ाने संबंधी जितना भी विज्ञान है उसको कहा जाता है एरोनॉटिक्स कहा जाता है। इसके बाद है स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़, यानी जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं जो नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं तो उसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। जो हेवनली बॉडीज़ हैं जैसे अर्थ हो गया, मून हो गया, सन हो गया, इन सब का जो स्टडी करा जाता है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, जिसमें हमारा ये सब अर्थ, मून, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है एस्ट्रोनॉमी। इसके बाद है स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फूलों का जो अध्ययन करा जाता है उसे कहा जाता है एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। इसके बाद स्टडी ऑफ एप्स एंड मैन, यानी लंगूर और इंसान का जो अध्ययन किया जाता है, एप्स एंड मैन यानी लंगूरों और इंसानों का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। इसके बाद है हनी इंडस्ट्री, जो शहद का उद्योग लगाया जाता है या मधुमक्खियां पालन जो किया जाता है उसको कहा जाता है एपीकल्चर। इसके बाद है स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, यानी मकड़ियों का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है नियोलॉजी, याद रखना आर्नियोलॉजी। इसके बाद है स्टडी ऑफ फ्रॉक्स, यानी मेढकों का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं बैट्रिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रॉक्स। इसके बाद है स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं कार्डियोलॉजी। और जो डॉक्टर इनका अध्ययन जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, यानी स्टडी ऑफ हार्ट कहलाता है कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ स्कल्स कहते हैं खोपड़ी, यानी जो खोपड़ी होती है उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं क्रेनियोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ स्कल्स, जिसमें खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं क्रेनियोलॉजी। इसके बाद है स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग, जो सीक्रेट राइटिंग करी जाती है का अध्ययन किया जाता है। जो सीक्रेट राइटिंग का अध्ययन करते हैं उसको समझते हैं, जो सीक्रेट राइटिंग को जो उसका अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग वो कहलाता है क्रिप्टोग्राफी। इसके बाद है स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं साइटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ सेल्स, साइटोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ स्किन उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा संबंधी जो अध्ययन है डर्मेटोलॉजी। इसके बाद स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिसीज, बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं एटियोलॉजी, एटियोलॉजी, जिसमें हम कॉज पता करते हैं, कारण पता करते हैं डिसीज का, बीमारी का, तो उसका जो अध्ययन करते हैं वो कहलाता है एटियोलॉजी। इसके बाद है जो
कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ हेरिडिटी, यानी आनुवांशिकता या वंशानुक्रम के नियम का पालन करके या उसका अनुपालन करके मानव जाति में सुधार के लिए जो अध्ययन किया जाता है, यानी मानव जाति में आनुवंशिकता के नियमों को लगा के उसकी प्रजाति को सुधारने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाता है यूजेनिक्स, जिसे कहा जाता है यूजेनिक्स, जिसमें जो मानव रेस है, मनुष्य जाति है, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए जो आनुवंशिकता के नियम लगा के जो अध्ययन किया जाता है वो यूजेनिक्स। इसके बाद है जो ओरिजिन है यानी उत्पत्ति है फ्रॉम ओल्ड, न्यू फ्रॉम ओल्ड यानी पुराने से जो नई चीज़ में जो बदलाव आते हैं इंसान में, जो पहले था और आज में, तो उसका जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है इवोल्यूशन, उद्विकास जिसे कहते हैं, उद्विकास, इवोल्यूशन। इसके बाद है स्टडी ऑफ हेरिडिटी, जिसमें हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और वेरिएशन यानी विभिन्नता या विविधता, यानी आनुवंशिकता और विविधता का जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है जेनेटिक्स, उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। इसके बाद है स्टडी ऑफ ब्लड, खून का या रक्त का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी, HAEMA यानी हीमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। जैसे हमें पता है हीमोफीलिया वगैरह जो बीमारी होती है, रक्त अल्पता बीमारी होती है, तो स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। इसके बाद है स्टडी ऑफ लीवर, यानी यकृत का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी, और जो उसके डॉक्टर हैं वो हिपैटोलॉजिस्ट होते हैं। इसके बाद स्टडी ऑफ गार्डन कल्टीवेशन, यानी बगीचे को लगाने के लिए जो अध्ययन किया जाता है, किस तरह हमें बाग में फूल लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, फूल वगैरह के या जो भी सजावटी पौधे, तो उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर, उसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर, जिसमें हम बागवानी सीखते हैं। नेक्स्ट ब्रांच देखेंगे हम साइंस की, टीचिंग बाय पिक्चर्स एंड मॉडल्स, जिसमें हम चित्रों और मॉडल के द्वारा जो अध्ययन करते हैं वो कहलाता है आइकनोग्राफी, आइकनोग्राफी। इसके बाद है साइंस ऑफ लॉ, कानून की जो विज्ञान है, कानून के विज्ञान को कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ लॉ। इसके बाद है स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, मनुष्य सौंदर्य या मनुष्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसके लिए वो कहलाता है कैलोलॉजी, कैलोलॉजी, कैलोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, कैलोलॉजी। इसके बाद है कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरी, यानी जो शब्दकोश है उसका जो कंपाइल करा जाता है, उसका संग्रह किया जाता है शब्दों का, इसमें जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं, कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरी, वो कहलाता है लेक्सिकोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफी। इसके बाद है स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई को कहते हैं माइकोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी। इसके बाद है स्टडी ऑफ किडनीज, किडनी का अध्ययन जो किया जाता है, किडनी, उसे कहते हैं नेफ्रोलॉजी, उसे कहते हैं नेफ्रोलॉजी, जिसमें किडनी का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, यानी सिक्कों और मेडलों का जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स, सिक्कों, कॉइन्स का और मेडल का जो स्टडी होता है वो कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमिस्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन किया जाता है, तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं न्यूरोलॉजी, और जो इसका डॉक्टर होता है वो कहलाता है न्यूरोलॉजिस्ट। इसके बाद है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्मों का जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, पैलियो PALAE, पैलियोंटोलॉजी। इसके बाद है स्टैम्प कलेक्टिंग, यानी लोग को शौक होता है जो मोहरे और जो स्टैम्प वगैरह इकट्ठे करते हैं, तो स्टैम्प कलेक्टिंग के शौक को कहते हैं फिलेटली, क्या कहा जाता है, फिलेटली, PHI, फिलेटली, फिलेटली स्टैम्प कलेक्टिंग। इसके बाद है स्टडी ऑफ सॉइल्स, जो जमीन का या जो धरती का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ सॉइल्स, उसे कहते हैं पेडोलॉजी, पेडोलॉजी इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ सॉइल्स को हम पेडोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं पोमोलॉजी, जो फ्रूट्स का फलों का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं पोमोलॉजी। इसके बाद है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है, कई एग्जाम में आ चुका है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, जो भूकंप के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं सीस्मोलॉजी, सीस्मोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स को कहा जाता है। आई होप इनमें से आपको जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको GD या NDA और
इसके अलावा जो आप कंपटीशन बैठते हो उसमें आपको अवश्य इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इनमें से अवश्य आएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हमारे सभी वीडियो आप कंटिन्यू देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।